नमस्कार। कभी सोचा है कि हम कैसे बनते हैं? मतलब ये जो हमारी सोच है, हमारे एहसास हैं, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? आज चलिए इसी बड़े सवाल की जड़ों तक पहुंचने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सीखते कैसे हैं, सही और गलत का फैसला आखिर कैसे कर पाते हैं, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे से बात करना कैसे सीख जाते हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के कुछ सबसे दिलचस्प जवाबों को टटोलते हैं। और इस सफर में हमारा साथ देने वाले हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के 4 बहुत बड़े नाम: जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग और नोम चॉम्स्की। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू किया जाए। तो हमारा पहला पड़ाव है स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे। वो हमें बताएंगे कि हमारा दिमाग, हमारी सोच, ये सब विकसित कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। पियाजे का आइडिया ना बहुत ही दिलचस्प था। उनका मानना था कि बच्चे वो बस चुपचाप बैठे बैठे जानकारी नहीं लेते। अरे नहीं, वो तो खुद इस दुनिया को समझने के लिए अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं और फिर उन्हें टेस्ट भी करते हैं। मतलब बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बस ज्ञान भरते चले जाएं, बल्कि वो तो अपने ज्ञान के खुद ही आर्किटेक्ट हैं। पियाजे के हिसाब से ये जो दिमागी विकास है, ये एक सफर की तरह है जिसके 4 खास पड़ाव हैं। सफर शुरू होता है जन्म से ही, जब बच्चा अपनी इंद्रियों से दुनिया को महसूस करता है। फिर भाषा और कल्पना की दुनिया का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद आती है तर्क की बारी, और आखिर में उसकी सोच गहरी और अमूर्त हो जाती है। पियाजे का एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है वस्तु स्थायित्व। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि चीजें तब भी मौजूद होती हैं जब वो आंखों के सामने ना हो। जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के सामने से उसका खिलौना लेकर अगर चादर के नीचे छिपा दें, तो उसे पता होता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है, बस छिप गया है, और वो उसे ढूंढेगा। बस यही है वस्तु स्थायित्व। अच्छा, पियाजे ने तो बच्चे को एक अकेले वैज्ञानिक की तरह देखा, पर क्या सारा विकास अकेले में ही हो जाता है? क्या समाज का कोई रोल नहीं होता? बस यहीं पर हमारे अगले विचारक लिव वाइगोत्स्की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। रूस के लेव वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक सोशल अप्रेंटिस है, मतलब समाज से सीखने वाला चेला। उनके लिए हमारा विकास समाज और संस्कृति के साथ मेलजोल से ही होता है। विकास अंदर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ होता है। वाइगोत्स्की ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया था, स्कैफोल्डिंग। अब ये क्या है? सोचिए, ये वो टेम्पररी सपोर्ट है जो कोई ज्यादा जानने वाला इंसान किसी सीखने वाले को देता है। सबसे बढ़िया उदाहरण, साइकिल चलाना सीखना। याद है कैसे कोई बड़ा पीछे से साइकिल को पकड़कर सहारा देता था, और जैसे ही हम बैलेंस बनाने लगते थे, वो धीरे से अपना हाथ हटा लेता था। बस यही जो मदद है ना, यही स्कैफोल्डिंग है। बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते तो देखा ही होगा, है ना? वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। असल में ये बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है, जिससे वो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने कामों को एक दिशा देते हैं। चलिए अब दिमागी और सामाजिक विकास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की तरफ, लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल लैडर, यानी नैतिकता की सीढ़ी। कोलबर्ग ये समझना चाहते थे कि सही और गलत को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदलती है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत मशहूर कहानी का इस्तेमाल किया, हाइंस डिलेमा। कहानी ये है कि हाइंस नाम का एक आदमी है जिसकी पत्नी बहुत बीमार है, और एक दवा है जो उसे बचा सकती है, लेकिन वो बहुत बहुत महंगी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरा लेनी चाहिए? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोलबर्ग के लिए जवाब हाँ है या ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए ज़रूरी था क्यों। लोग अपने जवाब के पीछे क्या कारण दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। असल में यही कोलबर्ग की स्टडी का सेंटर पॉइंट था। लोगों के तर्कों को स्टडी करके कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 बड़े लेवल बताए। पहला है पूर्व पारंपरिक, जहां सही गलत का फैसला इस बात पर टिका होता है कि सज़ा से कैसे बचे। जैसे हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना उसे जेल हो जाएगी। दूसरा लेवल है पारंपरिक, जहां फोकस सामाजिक नियमों और कानूनों पर होता है। यहां तर्क हो सकता है चोरी करना कानून के खिलाफ है। और तीसरा उत्तर पारंपरिक लेवल, यहां इंसान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सोचता है और सवाल करता है कि क्या किसी कानून से ज्यादा जरूरी इंसान की जान बचाना नहीं है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी स्तंभ पर, नोम चॉम्स्की और उनका लैंग्वेज ब्लूप्रिंट। चॉम्स्की ने तो भाषा को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया।
उनका आइडिया एकदम सीधा और जबरदस्त था। भाषा सीखने की काबिलियत हम कहीं से सीखते नहीं हैं, ये हमारे अंदर पहले से ही होती है, जन्म से। चॉम्स्की ने इस इनबिल्ट सिस्टम को एक नाम भी दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD। आप इसे एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही इंस्टॉल होके आता है और बच्चों को आसानी से ग्रामर के मुश्किल नियम सीखने में मदद करता है। ये जो LAD है, ये एक यूनिवर्सल ग्रामर के ब्लूप्रिंट पर काम करता है। मतलब ये कि दुनिया की सारी भाषाओं के पीछे कुछ बुनियादी नियम और एक बेसिक ढांचा कॉमन होता है जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। और यही वजह है कि बच्चे बिना किसी ग्रामर की क्लास के ही बिल्कुल सही और नए-नए वाक्य बना लेते हैं। तो ये थे विकास को समझने के 4 अलग-अलग नजरिए। पियाजे ने हमें बच्चे के अकेले सफर के बारे में बताया, वाइगोत्स्की ने समाज के रोल पर रोशनी डाली, कोलबर्ग ने नैतिकता की परतें खोली और चॉम्स्की ने ये दिखाया कि भाषा कैसे हमारे अंदर ही बसी हुई है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पियाजे के मुताबिक हम एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह अलग अलग चरणों में अपनी समझ बनाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम एक सामाजिक प्रशिक्षु की तरह दूसरों से सीखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार हमारी नैतिकता एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ती है और चॉम्स्की का मानना है कि हम भाषा के एक ब्लूप्रिंट के साथ ही पैदा होते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, इन 4 स्तंभों में से कौन सा किसी के अपने विकास की कहानी को सबसे बेहतर तरीके से बताता है? क्या हम सब एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह बड़े